जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th केमिस्ट्री से। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसे हम बोलते हैं भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसका दूसरा नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। देखिए समझिएगा क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ही है स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। यस, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इसी के बारे में सारी चीजें देखना कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर कार्बन के कंपाउंड्स कितने कार्बन से बने हैं, कार्बन की क्या उनके जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, कंपाउंड्स बन रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनकी प्रिपरेशन कैसे होती है, आई नो समझो, उनके कंपोजिशन कैसे हैं। जनरली हम उन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर सिंपली आप बोल सकते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके, एक एक चीज हम आपको समझा देंगे। आज का ये जो आपके पास वीडियो होने वाला है उसमें हम डिस्कस करेंगे ओनली नोमेनक्लेचर, और नोमेनक्लेचर ही इसमें काफी वीडियो जो है थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, क्योंकि हर तरह की जो चीजें हैं मैं आप लोगों को यहाँ पे करवाऊंगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर मुझे कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है तो मुझे सबसे पहले कार्बन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होना आवश्यक है, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक हमें कार्बन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें नहीं पता होंगी, मतलब बेसिक तो एटलीस्ट मालूम होनी चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे हम आपको समझा ही देंगे। ठीक है, ओके। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम कार्बन के बारे में डिस्कस करते हैं भाई। तो आप लोगों को बेसिक चीजें कार्बन से रिलेटेड पता ही होंगे। एक है आपके पास एटॉमिक नंबर, जो कि आपके पास अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो क्या होंगे, 6 होंगे। दूसरी चीज इसकी जो होती है वो वैलेंसी आपको याद रखना है, कितनी होती है आपके पास, 4। आउटर मोस्ट सेल में कितनी होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल होने के बाद ये वैलेंसी नहीं हो गई। वैलेंसी का मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर रहा है या फिर शेयर कर रहा है, जितने जिसकी वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अभी हम डिस्कस कर लेंगे आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों तरह के, ताकि चीजें आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। एटॉमिक नंबर हो गया, वैलेंसी हो गया, ये एक नॉन मेटल होता है। क्या होता है आपके पास, नॉन मेटल होता है। ठीक है ना, ये मेटल के कैटेगरी में फॉल नहीं करता, ये एक नॉन मेटल होता है। गॉट इट। और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी देखिए, अब यहाँ पे डिस्कस करना शुरू कर दिया तो काफी वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो मेटल नॉन मेटल के जो बेसिक डिफरेंस होता है वो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, राइट। ओके, तो क्योंकि कार्बन के बारे में हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए, तो भी मैंने आप लोगों को बेसिक चीजें बता दी। और अब थोड़ी बहुत कार्बन से रिलेटेड हम जो आपको नॉलेज है वो देना शुरू करते हैं। तो कार्बन के पास यूनिक प्रॉपर्टी होती है, यूनिक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी यूनिक प्रॉपर्टी होती है भाई, इसके पास 2 यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो सबके पास नहीं पाई जाती है। एक होती है टेट्रावैलेंसी और दूसरी प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन। ये जो टेट्रावैलेंसी हो तो और भी कई कंपाउंड्स के पास है, लेकिन कैटेनेशन सभी कंपाउंड्स के पास नहीं है। सबसे ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करें तो कैटेनेशन वाली प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ इसी के पास है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो टेट्रावैलेंसी है वो क्या है। देखिए टेट्रा का जो मीनिंग होता है वो होता है 4, ठीक है, 4। तो यहाँ पे क्या टेट्रावैलेंसी की जगह आप लिख देंगे 4। ठीक है ना, टेट्रावैलेंसी का मतलब जिसकी वैलेंसी 4 होती है उसे हम टेट्रावैलेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे आप इसमें आपको जो समझना है वो ये समझना है कि कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड बना सकते हैं, है ना। चारों एक साथ, टेट्रा बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 4 बॉन्ड अलग अलग कंपाउंड के साथ मिलाकर टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। ये टेट्रावैलेंसी होता है, एक यूनिक प्रॉपर्टी है। हालांकि ये प्रॉपर्टी सिलिकॉन जैसे और भी कई ऐसे हैं हमारे पास जो शो करते हैं, बट ठीक है, अभी हम यहाँ पे कार्बन के टेट्रावैलेंसी की बात कर रहे हैं, वो हमने आपको बता दिया। दूसरी चीज है आपके पास कैटेनेशन। ये प्रॉपर्टी इसकी खास प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनका कहना है कि भाई हमारे पास लॉन्ग चेन फॉर्म करने की प्रॉपर्टी है। लॉन्ग चेन मतलब कार्बन 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 ऐसे करके लंबी चेन बनाने की प्रॉपर्टी है। आगे चल के धीरे 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 आप समझते जाएंगे और आपको बहुत सारी चीजें धीरे 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 समझ में। एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। वैक्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने, पेट्रोल डीजल का। तो पेट्रोल डीजल में जनरली ना ऑक्टेन पाया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसमें 8 कार्बन लगातार जोड़े होते हैं।
आप लोग चाय पीते, टैनिक एसिड पाया जाता है, उसमें कार्बन की जो चेन होती है वो कितने होते हैं, लगभग 75 लंबी चेन बना लेता है। आप लोग सोप यूज करते हैं, सोप में लगभग 17 कार्बन्स कॉन्टिन्यूसली अटैच्ड होते हैं, और भी चीजें होती है उसमें, बट एक बेसिक सी चीज बता रहा हूं कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी का यही मतलब है कि भाई वो लंबी सी चेन इटसेल्फ के साथ, खुद के साथ क्या होता है आपके पास, जुड़ते जाते हैं, जुड़ सकते हैं। आई ना बात समझ में। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटेनेशन की प्रॉपर्टी। बेसिक चीजें हैं, नॉर्मल चीजें हैं, नोट्स साथ साथ में बनाते जाइएगा, इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी अगर आप चाहें तो नोट्स बना सके, पूरी लाइन अगर डेफिनेशन वगैरह लिखना चाहते हैं तो किसी एक नॉर्मल सी बुक जो है उसे आप रेफर कर सकते हैं। अगर आप सीबीएसई से हैं तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा लखमीर सिंह को, आप ज़्यादा प्रेफरेंस दे, उसमें काफ़ी सही से आप नोट्स बना सकते हैं। जो डार्क लाइन है उसको यूज़ कर लीजिए। और अगर आप आईसीएसई के स्टूडेंट हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग सेलिना का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद और भी कई बुकें हैं, लिविंग साइंस भी ठीक है, अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। उसके बाद कई है मतलब ठीक है, सारे राइटर्स अच्छे हैं, सेम चीज़ ही लिखी हुई है कि ज़्यादा कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो यूनिक प्रॉपर्टी है, टेट्रावैलेंसी है, कैटेनेशन है, ये कहानी है आपके पास। चलिए आगे की बात करते हैं हम। और अब है हमारे पास यहाँ पे ये दोनों प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, थोड़ा सा आप लोगों को आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो जरूर पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो हम बात करेंगे जनरली वो रहने वाला आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड के बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। बट ठीक है, पहले हम आयोनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं, देखिए आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होता है जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझ रहे। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक एलिमेंट होगा, वो अपने बाहर वाले सेल से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पूरी तरह से दूसरे को डोनेट कर देंगे, ठीक है ना, लूज कर देंगे। जैसे कि मान लेते हैं बेसिक सा एग्जांपल, सोडियम पहले सेल में तो लास्ट वाले सेल को रिप्रेजेंट करूंगा मैं बस यहाँ पे, ठीक है ना, पहले दूसरे सेल को नहीं कर रहा हूँ, लास्ट वाले को, जो भी लास्ट वाला सेल होगा इसके लास्ट वाले सेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन के लास्ट वाले सेल में ना 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपके पास सोडियम है वो बाहर वाले सेल में, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, जनरली एक रूल बता रहा हूँ, 4 आउटर मोस्ट सेल की बात कर रहा हूँ, बाहर वाले सेल में पता है ना 11 नंबर पे आता है, तो पहले सेल में 2, दूसरे में 8, लास्ट वाले में 1, ठीक है ना। उस तरह क्लोरीन में 17 नंबर पे आता है, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 फिर 8 और फिर बच जाएंगे आपके पास 7, ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर बाहर वाले सेल में 4 इलेक्ट्रॉन से कम होता है तो डोनेट कर देता है, और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये डोनेट और एक्सेप्ट करने की थोड़ी बहुत कुछ कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको कंप्लीट डोनेट कर देता है यहाँ पे। तो जब ये डोनेट करता है तो क्या होता है, ये जो सोडियम है तो उसके ऊपर +1 का चार्ज आ जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया हुआ है। उसी तरह से यहाँ पे क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो इसके ऊपर -1 का चार्ज आ जाता है। उसके बाद देखिए एक प्लस का चार्ज, एक माइनस का चार्ज। चार्जेस के बारे में आपको पता है, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को, बट अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि अनलाइक चार्जेस है, दो डिफरेंट चार्ज है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये इधर खींच लेगा क्लोरीन और सोडियम इसको इधर खींच लेगा। तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा होता है, फोर्स एग्जिस्ट कर रहा होता है, उसे हम यहाँ पे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं हम इसको यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्ज के बीच में जो भी फोर्सेस लग रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यही वो बॉन्ड का काम कर रहा है, जिसे हम बॉन्ड कहते हैं ना, वो कुछ और नहीं, बॉन्ड नहीं, बल्कि वो सिंपली क्या है, आपके पास एक टाइप का फोर्स होता है जो दोनों एटम को होल्ड करके रख रहा होता है। आई ना बात समझ में। तो इसी चीज को हम कह देते हैं आयोनिक बॉन्ड, और जो आपका कंपाउंड बन गया NaCl, उसी चीज को हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। इसी चीज को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, तो घबराइएगा नहीं, बस आयोनिक का नाम, इलेक्ट्रोवैलेंट दूसरा नाम है, ठीक है। इतनी बात डन है। तो आयोनिक से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हो गई। उसी तरह से आप MgCl2 बना सकते हैं। इस केस में मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है,
एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के, तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 का चार्ज आ जाता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, वहीं पे क्लोरीन के ऊपर -1 और -1 आता है, तो इस तरह से MgCl2 बना लेता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए आपके पास आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशंस के लिए। यहाँ पे मैं ये टॉपिक इस चैप्टर में था नहीं, मैं बस इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी तरह के कोई जो डाउट हो वो ना रहे, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को कोवलेंट बॉन्ड समझाने वाला हूँ, राइट। और कोवलेंट बॉन्ड जब समझाऊंगा तो भैया वहाँ पे आयोनिक बॉन्ड भी आता है, इसीलिए समझा दिया। तो आप समझते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो क्या होता है, अच्छे से समझिएगा, बड़े प्यार से। वीडियो थोड़ी लेंथी होगी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सारी चीजें आप लोगों को समझा दिया जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो समझते हैं यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड जो है वो होता क्या है। देखिए कोवलेंट बॉन्ड जो है वो इसका फॉर्मेशन तब होता है जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। और जनरली ध्यान रखना आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं वो इसका फॉर्मेशन तब होता है जब एक मेटल और दूसरा आपके पास एक नॉन मेटल होता है। जैसे कि आपने देखा सोडियम और क्लोरीन, सोडियम आपके पास एक मेटल है और क्लोरीन आपके पास एक नॉन मेटल है, ये जनरल ऑब्जर्वेशन है। और यहाँ पे आपके पास एक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होता है जब आपके पास एक नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, और दूसरा भी आपके पास नॉन मेटल ही होता है, ठीक है। ओके, तो अभी अभी आप लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जैसे सोडियम ने डोनेट किया तो मेटल बन गया था, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो भी आपके पास वो क्या बन गया था, नॉन मेटल बन गया था। लेकिन जो शेयर करते हैं 4 से अगर आउटर मोस्ट सेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं तो डोनेट कर देते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए एक्सेप्ट करते हैं। बट जिसके पास एग्जैक्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे भाई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो क्या करते हैं, वो शेयरिंग करते हैं। तो जनरली यहाँ पे जो आपका बेस्ट एग्जांपल देखने को मिलेगा वो मिलेगा एक हाइड्रोजन, यस, एक आपके पास हाइड्रोजन है और दूसरा आपके पास यहाँ पे कार्बन है, और इन्हीं दोनों के बारे में हमें क्या है यहाँ पे पढ़ना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। एक चीज बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम पढ़ेंगे जनरली हम उस कंपाउंड्स की बात करेंगे जिसमें कार्बन होंगे और हाइड्रोजन होंगे, और ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। गॉट इट। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन होंगे, नहीं, 2-4 ऐसे और आपके पास एटम्स आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे जो इनके साथ कंबाइन होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ऑक्सीजन आ सकता है, आपके पास नाइट्रोजन आ सकता है, आपके पास सल्फर आ सकते हैं, और आपके पास हेलोजेंस जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो नाम आएंगे। ये जो अभी मैंने आप लोगों को 4 तरह के अलग बताए, ये वाले यहाँ पे आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो चलिए यार एक एक करके अब हम हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से होता है कार्बन में, ठीक है। ओके, देखिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आपको थोड़ा सा समझना है। जैसे कि मेरे पास एक हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ही, टोटली इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। एक और हाइड्रोजन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज बनते हैं कि भाई या तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है या तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर ये दे देगा तो इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, और अगर ये एक्सेप्ट करता है तो इसके पास पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए, वो कंप्लीट हो जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन ये दे भी सकता है और ये ले भी सकता है, दोनों काम कर लेता है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके साथ। और साथ ये तीसरा काम और करता है जिसे हम बोलते हैं शेयरिंग, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करके भी अपने बॉन्ड को बना लेता है। जैसे कि ये रहा आपके पास ट्रिंग करके, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने क्या कर लिया, आपस में बॉन्ड बना लिए। ये बॉन्ड बनाएंगे कैसे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर हो रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। कैसे शेयर हो रहे हैं, देखिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से था, तो इसके साथ ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो इसके भी 2 कंप्लीट हो गए, और यही वाला इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट करके इसके भी सेल को कंप्लीट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ये दोनों ही स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है ना, स्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड। और यही आपके पास क्या बन रहा रहता है फिर, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जिसे हम हाइड्रोजन गैस के नाम से जानते हैं। अब ये आपका पास गैस हो गया, और इसी चीज को हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, कोवलेंट कंपाउंड, फिलहाल ये मॉलिक्यूल है, आई ना बात समझ में। तो इस तरह से आपके पास कोवलेंट कंपाउंड्स या फिर कोवलेंट सिंपली बॉन्ड का
फॉर्मेशन होता है जब इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। तो आप देख सकते हैं पहला भी नॉन मेटल था और दूसरा भी आपके पास क्या था, नॉन मेटल ही था। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे तीन तरह के बॉन्ड आपके पास देखने को मिलेंगे कोवलेंट में, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, और एक आपको देखने को मिलेंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, इसको ऊपर कर देता हूं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब ये तीनों का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अच्छे से समझिएगा, एक एक चीज हम आपको समझा देंगे। जैसे कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल अभी हमने आपको दिया था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये आपस में शेयर करते हैं, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है। इस तरीके से एक लाइन सा दिखा देना है, लाइन सा, उसे हम बोलेंगे बॉन्ड, ठीक है ना। तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया आपके पास। जब दो इलेक्ट्रॉन एक इसका आपस में शेयर हो रहे होंगे तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। उसी तरह से डबल कोवलेंट बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में। देखिए ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और इसके भी आउटर मोस्ट सेल में, क्योंकि ये भी ऑक्सीजन ही है भाई, इसके भी होते हैं आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन। तो एक तो बॉन्ड यहाँ पे शेयर हो रहे हैं इस तरह से, तो ये एक एक शेयर हुआ तो सिंगल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, फिर यहाँ पे एक एक शेयर हुआ तो यहाँ पे एक और सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे। इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके वाले इसके साथ शेयर कर रहे थे, इसके टोटल 8 हो गए। उसी तरह से 8 तो होने चाहिए स्टेबिलिटी को अटेंड करने के लिए। उस तरह से इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 2 इसके साथ, इसने इसके साथ शेयर करे तो इसके भी टोटल 8 हो गए। दोनों ने आपस में एक दूसरे को हेल्प किया और अपना जो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन था वो कुछ इस तरह से अटेंड कर लिया, और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल था वो आपके पास बन गया, और इसे हम बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, नॉर्मल सी बात है भाई। चलिए नेक्स्ट, अगर आप ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो ऐसे का एग्जांपल लीजिए, 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हो भाई, तो नाइट्रोजन ले लीजिए और दूसरा भी आप नाइट्रोजन ही ले लीजिए। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट वाले सेल में इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल 5। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस तरह से, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा, एक और इलेक्ट्रॉन शेयर करा, एक और इलेक्ट्रॉन शेयर करे, तो अब इस तरह से क्या बना लेगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए नाइट्रोजन ये फर्स्ट बॉन्ड, ये वाला सेकंड बॉन्ड, और ये वाला आपके पास थर्ड बॉन्ड। आई ना बात समझ में, और ये आपके पास नाइट्रोजन गैस बन गया। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम आगे की बात करेंगे। एक क्वेश्चन आता है, व्हाई डज कार्बन नॉट शो कार्बन प्लस 4 एंड कार्बन -4। देखिए कार्बन जो है वो ना 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। तो अगर वो डोनेट करता तो +4 आता, और अगर वो एक्सेप्ट करता तो -4 आता, लेकिन ये दोनों ही नहीं करता है। तो दोनों नहीं करने के पीछे का रीजन क्या है, तीसरा रास्ता क्यों चूज किया। तीसरा रास्ता मतलब सिंपली आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करने का। तो वो कैसे किया, क्यों किया, तो उसके पीछे का रीजन है आपके पास कुछ इस तरह। देखिए कार्बन +4, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बना लीजिए एटम का। कार्बन है, फर्स्ट वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड वाले सेल में आपके पास इसके पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियस होता है। अगर मैं कार्बन यहाँ पे बोलूं, ये कार्बन का न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर होता है आपके पास प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं आपके पास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देखिए न्यूट्रॉन्स के ऊपर तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो मैं सिंपली अभी प्रोटॉन्स की बात करता हूँ। तो इसके पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं, तो प्लस का 6 का चार्ज हो गया, और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये प्लस का 6 हो गया। प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस वाला, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस वाला। तो इलेक्ट्रॉन को मैं -6e लिख देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो प्लस का 6 प्रोटॉन हो गया और माइनस का 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है।
अब यहाँ पे समझना है आपके पास कि ये जो न्यूक्लियस है इसका कहीं ना कहीं आपके पास साइज जो है वो छोटा है, तो ये जो न्यूक्लियस वाले जो प्लस वाले हैं वो इन सभी इलेक्ट्रॉन को टाइटली टाइटली बाउंड करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है। बाइंडिंग एनर्जी मतलब जिससे ये जो न्यूक्लियॉन्स है वो बंद कर रहते हैं। न्यूक्लियॉन्स मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से समझिएगा कि ये जो साइज है आपके पास कार्बन का वो वैसे ही छोटा है। साइज छोटा होने की वजह से न्यूक्लियस का भी साइज भी क्या आपके पास छोटा है, और उसके अंदर 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, जिसकी वजह से साइज छोटा होने की वजह से यहाँ पे प्लस वाले जहाँ पे न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स बैठे हैं और बाहर वाले सेल में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं उनको ये अपनी तरफ बड़ी तेजी से खींच कर रखता है। आपको पता ही रखा है कि प्लस वाले और माइनस वाले के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो बड़ी टाइटली बाउंड करके रखता है और ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ने का नाम नहीं लेता है। तो इसीलिए कार्बन +4 शो नहीं करता है। फिर से समझ लीजिए क्यों शो नहीं करता। कार्बन का साइज छोटा होता है, ठीक है, न्यूक्लियस पे 6 प्रोटॉन बैठे हुए हैं और सारे के सारे प्रोटॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच कर रखते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि कार्बन +4 हम बनाएं तो उसके लिए आपको इसको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देकर इसके आउटर मोस्ट के 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने पड़ेंगे। देखिए प्लस का साइन कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाएगा। आई बात समझे, क्योंकि न्यूक्लियस के पास प्लस वाले बैठे हैं, हर जगह यही है, लेकिन जनरली जो बड़े साइज के होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को बाहर वाले को छोड़ देते हैं क्योंकि न्यूक्लियस उतनी तेजी से उसको खींच नहीं पाता दूर डिस्टेंस की वजह से। बट साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन पास है खींच के रख लेता है, नहीं छोड़ना, आसानी से नहीं छोड़ता, राइट। तो ये इसका रीजन हो गया कि कार्बन जो +4 नहीं शो करता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करता है, क्योंकि न्यूक्लियस उसको बाउंड करके रखता है। आगे बात समझ में, बाइंडिंग एनर्जी चाहता है। नेक्स्ट, अब -4 क्यों नहीं शो करता भाई, जब इतना ही पावरफुल न्यूक्लियस है तो खींच ले दूसरे के 4 इलेक्ट्रॉन। नहीं, क्योंकि साइज छोटा है तो न्यूक्लियस भी छोटा है, न्यूक्लियस भी छोटा है, तो अब वो अगर 4 इलेक्ट्रॉन किसी और के खींच लेगा तो इसके पास, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इस केस में, 10 इलेक्ट्रॉन। अब 6 प्रोटॉन पड़े हैं न्यूक्लियस पे, 10-10 माइनस वाले साइन को, माइनस वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, वो होल्ड करके नहीं रख पाता। आई नहीं बात समझ में, तो साइज उसके लिए छोटा पड़ जाता है, न्यूक्लियस छोटा है और 10-10 इलेक्ट्रॉन ज्यादा अमाउंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक्सेप्ट नहीं करता। आई ना बात समझ में, तो इसलिए वो कार्बन -4 भी शो नहीं करता। लो भाई, तो कार्बन +4 भी शो नहीं करता और कार्बन -4 भी शो नहीं करता। तो एक्चुअल में कार्बन करता क्या, यस, कार्बन अब शेयरिंग करेगा। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ अब जाकर हम वहां पे आए जहां से हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कंपाउंड्स हैं वो आपके पास स्टार्ट होने वाले हैं। आई बात समझ में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बेसिक चीजों से। सबसे पहले कार्बन के कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे कार्बन के आउटर मोस्ट सेल बनाऊंगा मैं, ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस वाले में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 हाइड्रोजन आता है इधर से। जनरली हम यहाँ पे हाइड्रोजन की ही बात करेंगे, ठीक है ना, 4 हाइड्रोजन और के साथ बनाते हैं, नो प्रॉब्लम, बट अभी हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, और ये फिर से अब क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, ट्रिंग करके ट्रिंग करके ट्रिंग करके एंड ट्रिंग करके। आई ना बात समझ में, ये चारों इलेक्ट्रॉन सेल पे ही रखें, ऐसा मत समझना कि इधर उधर है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे कार्बन देखिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ऐसे करके, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे। तो ऐसे करके आपको बॉन्ड दिखा देना है, और ये रहा आपके पास हाइड्रोजन, और इसको मैं लिख सकता हूँ C, कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है, CH4। आई ना बात समझ में। अभी नोमेनक्लेचर आपको सिखाऊंगा, तब जाकर इसका नाम भी आपको पता चल जाएगा, और इस तरह से हम बहुत सारे की नेमिंग जो है वो करने वाले हैं। आई ना बात समझ में। तो आपको ये चीज समझ में आया कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा और 4 हाइड्रोजन होंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे सभी हाइड्रोजन के साथ, ठीक है ना, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा आपके पास। गॉट इट, चलें आगे। ओके, तो ये कहानी हो गई आपके पास नॉर्मल कार्बन से रिलेटेड। यस, कार्बन से रिलेटेड, जहां पे आपको बेसिक चीजें हमने आपको समझा दिया। यस, बेसिक चीजें समझाया। अब हम स्टार्ट करेंगे भाई नोमेनक्लेचर वाला पार्ट, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर वाला पार्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे IUPAC नेम। IUPAC नेम क्या होता है सर, ये IUPAC नेम? तो देखिए, जिस तरह से आप लोगों ने सुना होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या है, पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जनरली हेल्थ से रिलेटेड सारे कामों पे या फिर कुछ गलत हो रहा है तो सही हो रहा है तो क्या
रूल्स लगाने चाहिए, क्या मतलब एक्ट पास करने चाहिए कि हेल्थ जो है वो लोगों का सही रहे, चाहे वो किसी भी कंट्री को जो भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट होते हैं, राइट। ठीक उसी तरह से आपके पास केमिस्ट्री का भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम IUPAC नेम कहते हैं, क्योंकि ये IUPAC सेट करता है कि भाई किस तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो नाम है वो रखेंगे। जैसे मेरे इस टी शर्ट पे देख सकते हैं आप, एक कंपाउंड छप रहा है, इसे हम कहते हैं बेंजोइल पर ऑक्साइड। तो बेंजोइल पर ऑक्साइड नाम रखने के पीछे, हालांकि ये बेंजोइल पर ऑक्साइड इसका कॉमन नेम है, उसी तरह से IUPAC नेम भी रखा जाता है और उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। आई ना बात समझ में, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो सेट ऑफ रूल्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा कि क्या क्या सेट ऑफ रूल्स होते हैं, फिर आपको चीजें जो है वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। आई ना बात समझ में, ठीक है। चलिए, तो IUPAC का भी हम फुल फॉर्म समझ लेते हैं। आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। यू का मतलब होता है यूनियन, पी का मतलब होता है प्योर, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर। एंड ए का मतलब होता है अप्लाइड, अप्लाइड। सी का मतलब होता है आपके पास केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। तो जब भी हम आपको IUPAC नेम बोलेंगे, इसका मतलब ये है कि कुछ सेट ऑफ रूल की वजह से किसी कंपाउंड का नाम किया गया होगा और हमें अब उस कंपाउंड की नेमिंग उसी तरह से पढ़ना पड़ेगा। तो कंपाउंड्स आपके पास कुछ भी रेंडमली लिखा जाएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन ठीक है, आपको अच्छे तरीके से समझते हुए चले जाना है। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। वैसे तो मेरा टारगेट था कि सभी के पूरा का पूरा नोमेनक्लेचर इसी वीडियो में कवर कर दूं, लेकिन अभी मैं नहीं करूंगा। रीजन सिंपल है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा, कम से कम लगभग 1.5 से 2 घंटे के आसपास की वीडियो बन जाएगी। तो मैं चाहता हूँ हाफ एन आवर की जो आधे आधे घंटे की जो वीडियो है उतना ही अपलोड करूँ, वही बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट 27 मिनट्स हो चुके हैं, तो मैं नहीं चाहता कभी एक बार शुरू कर दूँ नोमेनक्लेचर करवाना तो सीधा 1 घंटा और चला जाएगा आपके पास यहाँ पे समझाने में, और शायद 1 घंटे में भी कंप्लीट ना हो, क्योंकि बहुत सारे आपके पास फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो है। तो कोई बात नहीं, आधे आधे घंटे की वीडियो में कंटिन्यू करके सभी चीज़ों को एक एक करके हम डिस्कस कर लेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वीडियो को आई होप आपने यहाँ तक देखा होगा और सभी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर लिया होगा, ताकि अगली वीडियो का आप इंतजार करें और बहुत जल्दी आपके पास अगली वीडियो भी आ जाएगी और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी को इस वीडियो में जो भी समझाया गया है वो समझ में आ गया होगा। और अगर ऐसा है तो यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।